अगर कोई बॉलीवुड फिल्में देख के भारत के बारे में अपना नजरिया बनाए तो वो ये होगा कि भारत एक लव रोमांस प्रधान देश है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, केवल 2% शादियां ही लव मैरिज होती हैं। इतना सटीक आंकड़ा मुझे खुद भी पता नहीं था। ये जानकारी मिली मुझे इस किताब से, जिसका नाम है होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ्स, व्हाट डेटा कैन एंड कैन नॉट टेल अस अबाउट मॉडर्न इंडिया। लेकिन ये इस किताब की एक छोटी सी बात थी। ऐसे तमाम आंकड़ों से भरी पड़ी है किताब। इसमें देश के खान पान, रहन सहन, शादी विवाह, जॉब, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कई डाइवर्स इश्यूज पे रिसर्च बेस्ड डेटा है। और ये डेटा कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन से निकले हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके बारे में बड़े डाइवर्स नैरेटिव्स दिखाई देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप का खास शो किताब वाला। आज हम इसी किताब पे चर्चा करेंगे। इसे लिखा है जानी मानी डेटा जर्नलिस्ट रुक्मिणी एस ने और इसे प्रकाशित किया है कॉन्टेक्स्ट वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने, जिसका जुड़ा अमेजन से है। और हम इसके पहले कि अपनी चर्चा शुरू करें, हम रुक्मिणी के बारे में आपको बता दें कि ये एक डेटा जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट डेटा जर्नलिस्ट है। चेन्नई में रहती हैं। इनकी पढ़ाई मुंबई और लंदन में हुई है और इन्होंने अंग्रेजी के कई बड़े अखबारों में काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की किसी भी अखबार में डेटा एडिटर बनने वाली ये पहली महिला है। तो रुक्मिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं इसके पहले की बातचीत शुरू करूं, मैं जानना चाहूंगा कि इस किताब में मतलब इतना सारा डेटा है और इस तरह का कंपाइलेशन पहली बार देश में हुआ है, क्योंकि जो डेटा है वो तो तरह तरह के सर्वे से और तरह तरह के जो है संस्थानों से निकले हैं। तो आपको इसमें बहुत सा डेटा ऐसा है जो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान खुद कलेक्ट की हैं और उनको एनालाइज किया है। तो आपको कैसे ख्याल आया कि सारे डेटा को हम एक कंपाइल करके एक बुक में ले आए और फिर इसको कैसे हम वो कर पाए, दिखा पाए कि कैसे नैरेटिव्स हैं, कैसे रियलिटीज हैं, वो डेटा से कैसे डिफर करती हैं। तो ये थोड़ा हमें शेयर करें दर्शकों से। सबसे पहले मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके व्यूअर्स से बात करने के लिए। जैसे कि आपने कहा है कि सर्वेज का जो हमारे देश में जो डेटा होता है, और डेटा काफ़ी निकलता है गवर्नमेंट एजेंसी से, काफ़ी डेटा निकलता है। और इनफैक्ट जो डेटा कलेक्शन का जो सिस्टम है वो हमारे देश में इंडिपेंडेंस के टाइम से, आज़ादी के टाइम से चल रहा है। जो हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की एजेंसीज हैं वो पूरे विश्व में बहुत माने जाते हैं। दूसरे देशों से भी हमारे देश से सीखने के लिए लोग आ चुके हैं। हमारे सर्वेज पूरे विश्व में बहुत रिस्पेक्टेड है। हमारे सर्वे से काफ़ी देशों ने सीखा भी है। डेटा तो कलेक्ट काफ़ी होता है, रिपोर्ट्स निकलते हैं, जो कॉलेजेस में सिखाते हैं वो पढ़ते हैं, या जो रिपोर्ट बनाते हैं वो पढ़ते हैं। मगर इसका जो ग्राउंड पे या कॉमन लोगों के मन में आना, उनको अंडरस्टैंड करना, वो एक थोड़ा बहुत गैप रह चुका है। और उसके कुछ कारण है। एक ये है कि जिस स्टाइल में डेटा प्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट्स में, वो पढ़ने में बहुत मुश्किल है। और पढ़ने में तो मुश्किल ही है, उससे ज्यादा उससे काम करने में भी हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है। जो फॉर्मेट होता है, जो क्लासिफिकेशन के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो बहुत टेक्निकल होते हैं और ये बैरियर बन जाता है आम आदमी के को यूज करने में। तो मैं इसमें थोड़े अलग डायरेक्शन से आ गई हूँ। आजकल जो डेटा जर्नलिस्ट होते हैं वो कॉलेज में ही डेटा जर्नलिज्म सीख के सीधे न्यूज रूम में डेटा जर्नलिज्म करने आते हैं। मगर मैं एक ट्रेडिशनल न्यूज रूम रिपोर्टर रह चुकी हूँ। और आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल हम जब पहले जॉब में आते हैं तो क्या होता है कि जो नया है उसको पूरे सिटी में घुमाओ, जहाँ कोई दूर क्राइम हो जाए वहां भेजो। तो ये मेरी भी ट्रेनिंग रह चुकी है। बॉम्बे में मैं 5 साल जर्नलिस्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो कहीं भी डिस्टेंट सबर्ब में कोई क्राइम हो तो भेजो वहां पे। नाइट शिफ्ट होती थी तो पूरा नाइट पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ता और ये था। आपकी रिपोर्ट्स में दिखाई देती है कि आपने कितना ग्राउंड पे काम किया है। जी बिल्कुल। और उस एक्सपीरियंस की वजह से जब मैंने शिफ्ट किया डेटा में फोकस,
तो जो जो नंबर्स है स्प्रेडशीट में वो मेरे नंबर ही नहीं है, उनके पीछे जो लोग हैं वो मैं देख चुकी हूँ अपने रिपोर्टिंग में, तो ये मेरे लिए वैसे सजीव हो गए नंबर्स। इसीलिए इस पर काफी साल काम करके मेरे मन में भी ये बात आ गई थी कि हम एक कंपाइल करें। जी, इन दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ जर्नलिज्म को कैसे मिलाया जाए कि जो क्वांटिटेटिव जो नंबर्स है और उसके पीछे जो स्टोरीज हैं उनको मिला के देश का क्या पिक्चर सामने आ जाता है वो मैं सामने लाऊं। आपने इस किताब में भी जिक्र किया है और ये माना जा रहा है कि हमारे देश में जो डेटा कलेक्शन हो या डेटा स्टोरेज हो या जो भी उसका एनालिसिस है, इसका ढांचा ठीक ठाक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और खास करके क्राइम के मामले में आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है या नेशनल स्टेट्स के जो डेटा हैं, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बाद भी आपका मानना है कि इतना प्रचुर डेटा, इतना रिच डेटा होने के बाद भी नैरेटिव्स डिफर कर रहे हैं और जरूरी कई मुद्दों पे जो है कि लोगों की धारणाएं बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसा कैसे होता है? तो इसमें दो तीन बातें सामने आ जाती है। एक ये है कि इसमें मीडिया का काफी योगदान है। मीडिया जब एक नैरेटिव बना देती है डेटा को लेके, वो नैरेटिव कई साल वैसे ही चलती है बिना किसी के चैलेंज के। तो जब आपने क्राइम नंबर्स का जिक्र किया है, एक बार ये नैरेटिव सेट हो गया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं और आंकड़ों में शायद ऐसा नजर आ जाता है, तो सालों साल जब भी एनसीआरबी के नंबर आ जाए कोई एक हेडलाइन बन ही जाता है, दिल्ली अनसेफ एक हेडलाइन बन जाता है। मगर उसके पीछे जो फाइन प्रिंट कहते हैं कि नंबर्स में जो फाइन प्रिंट होता है वो एग्जामिन नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने क्राइम नंबर्स के बारे में देखा है कि जी दिल्ली में पुलिस एफआईआर में काफी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर होते हैं, अगर अंडर काउंटिंग है यानी तो वुमेन एक्सपीरियंस करते हैं उसके कंपैरिजन में जितना रिपोर्ट करते हैं दिल्ली में काफी हाई है। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि जो एनसीआरबी का डेटा कलेक्शन का जो उनका प्रोसेस है वो है कि हर थाने से, हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से एफआईआर की रिपोर्ट लेते हैं और वो फिर पहले स्टेट लेवल पे कंपाइल होता है और फिर सेंटर लेवल पे जाके साल में एक बार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो आपने इसमें आंकड़ा दिया कि देश में जितने लोग थाने पहुंचते हैं, पहले तो आधे लोग पहुंचते हैं थाने, 50% लोग जाते नहीं, और जो थाने जाते हैं उनमें से आधे की रिपोर्ट ही लिखी जाती है। तो अब एनसीआरबी का जो डेटा होगा ऑब्वियस है कि वो पूरी पिक्चर नहीं देगा। तो जैसे एक जगह और भी आपने मेंशन किया कि जो दूसरे देश हैं, ब्रिटेन वगैरह में ये है कि एक पैरेलल मैकेनिज्म है, वो घर घर आके पूछते हैं कि भाई आपके साथ कोई क्राइम तो नहीं हुआ। तो यहाँ तो ये स्थिति है कि कुछ लोग, जैसा कि आपने किताब में मेंशन किया कि कुछ लोग मानते हैं कि ये अपराध जो है वो है ही नहीं एफआईआर के लायक, तो मैं क्यों जाऊं। तो इस तरह का जो पैरेलल मैकेनिज्म वहां पे है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की जरूरत यहाँ भी है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 50% क्राइम रिपोर्ट ही ना हो और हम नेशनल लेवल पे ये एक नैरेटिव दे दें कि इतना रेप हुआ, इतनी डकैती हुई, तो वो उसके बारे में क्या आप सोचेंगे? जी बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट लाया है वो एक राजस्थान के बारे में, वो एक सर्वे में से बात निकली थी और ऐसी बातें छोटे सर्वे से निकल आ जाते हैं जो दर्शाती हैं कि शायद बड़ा नेशनल प्रॉब्लम हो सकता है। और बिल्कुल जैसे ही आपने कहा है कि यूके जैसे कंट्रीज में क्राइम विक्टिमाइजेशन का एक साइमल्टेनियस सर्वे होता है कि ये आपने पुलिस में दर्ज किया है, मगर हाउस होल्ड लेवल पे अगर आके कोई आपसे प्राइवेट में पूछे तो आप क्या बताएंगे कि आपके साथ क्या क्राइम्स हुए हैं। और इंडिया में जो छोटे सर्वेज हुए हैं उनमें ये बात बाहर आई है कि सबसे ज्यादा जो अंडर रिपोर्टिंग होती है वो प्रॉपर्टी क्राइम को लेके होती है, जैसे चोरी, ये सब तो लोग सोचते हैं कि पुलिस तक जाने में कोई फायदा ही नहीं है। तो एक बात तो हम जानते हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वो उसमें अंडर रिपोर्टिंग होती है, मगर प्रॉपर्टी क्राइम्स में बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो टोटल क्राइम सीन है उसका एक अनबैलेंस्ड व्यू आ गया है सामने, क्योंकि कुछ क्राइम रिपोर्ट होती हैं, कुछ कम रिपोर्ट होती हैं। ये एक बात है। दूसरा एक बहुत अहम बात है, जैसे एनसीआरबी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है उसके बारे में, अगर एक एफआईआर में कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं, उसमें से जो मोस्ट सीरियस सेक्शन है, जैसे अगर मर्डर केस हो मगर उसमें डकैती भी हुई है, चोरी भी हुई है, मोस्ट सीरियस क्राइम को ही एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक में माना जाता है।
तो इसकी वजह से जी ये एनसीआरबी ने अपने आप डिस्क्लेम नहीं किया था। मैंने 2013 में इसके बारे में लिखा था, तब उन्होंने अपने लिमिटेशंस में ये लिखना शुरू किया है। तो ऑफिशियल तौर पे मर्डर को छोड़ के मर्डर के नीचे सारे क्राइम अंडर रिपोर्ट होते हैं ऑफिशियली, क्योंकि ये हमारा डेटा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे क्राइम स्टैटिस्टिक्स में। ये तो अंडर रिपोर्टिंग की बात हुई, एक बहुत ही सीरियस आपने इसमें बात कही कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है भारत में। और आपने एक एग्जांपल दिया, मैं किताब देख के आपको बता रहा हूँ कि ये आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पता किया कि दिल्ली में 2014 में 600 बलात्कार के मामलों की सुनवाई हुई और उसमें पता चला कि 20% मामलों में तो जो विक्टिम था वो आया ही नहीं कोर्ट में जी। और जिन 460 मामलों की सुनवाई हुई उनमें से 189 केस ऐसे थे जिसमें कंसेंटिंग कपल्स थे जी। और उसमें भी करीब 12 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ जी। तो ये, और आपने कुछ जजेस के हवाले से बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई पुलिस जो एविडेंस लाती है वो बहुत कमजोर होता है, तो हम क्या करें, हम कैसे उनको करें। तो इस तरह का यहाँ पे सीन देखने को मिला है। ऐसे मामलों में क्या लग रहा है आपको, कोई और मैकेनिज्म हो सकता है या ये जो डेटा एनसीआरबी का डेटा है इसके पैरेलल कुछ ऐसा हो जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चाहे कन्विक्शन रेट बढ़ा सकें या प्रेरित कर सके कि नहीं तुम और आगे जाओ या एविडेंस लेके जाओ, कुछ इसमें आपको क्या लग रहा है, कहाँ से क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये जो आपने 40% वाली बात कही है उसमें तो कन्विक्शन रेट लो होना जायज ही है, क्योंकि ये कंसेंटिंग कपल्स हैं जिनके पेरेंट्स ने ये केस फाइल किए हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो करके डिस्कस नहीं होता है, खासकर कि जो इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट रिलेशनशिप होते हैं उन केसेस में बलात्कार के केस या किडनैपिंग के केस लगाए जाते हैं। और जब एविडेंस सामने आता है तो महिला भी कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ रही हूँ, कभी कभी उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, फिर इसमें एक्विटल होना तो जायज ही है। मगर तो ओवरऑल कन्विक्शन की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है मुंबई में, जब ये मियाओ मेफेड्रोन नाम का जी बिल्कुल, उसमें भी बहुत लो यानी 0% एक्चुअली कन्विक्शन हुआ था, क्योंकि वो तो रॉन्ग सेक्शन ऑफ लॉ किया जा रहा था। उसमें डेफिनेटली ये बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि पुलिस अपना केस लॉ के हिसाब से बनाती ही नहीं है ठीक से, और उसमें एक्विटल होना जायज ही है। तो जजेस जब देखते हैं कि मीडिया में रिपोर्टिंग होती है कि इतना लो कन्विक्शन रेट है, उनको भी बहुत बुरा लगता है। मेरी जो बातें हुई हैं जजेस से, उनको ये कन्विक्शन रेट वो इस नंबर को बहुत ज्यादा मानते हैं, मगर वो भी ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने एविडेंस इतना पुअर हो, हम नहीं कर सकते हैं कन्विक्शन। आप चाह रहे होंगे मगर हम नहीं कर सकते, एविडेंस के रुक्मिणी, एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो आपने कहा कि इतना डेटा होने के बाद भी नैरेटिव्स अलग होते हैं, कई बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कोर्स चल रहा होता है जरूरी नहीं कि वो जमीन पे भी हो। और आपने इसमें एक एग्जांपल दिया है कि CSTS ने 2019 में एक सर्वे किया था जो पोस्ट पोलिंग सर्वे था, उसमें उन्होंने लोगों से बातचीत की कि आपके लिए क्या मुद्दा रहा, आपने किस मुद्दे पे वोट दिया। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 0.1% लोगों ने आर्टिकल 370 पे वोट दिया। 0.3% लोग हैं जिन्होंने सिटीजनशिप को लेके जो है अपनी बात रखी। 0.4% ने कहा कि हमने अयोध्या मसले पे वोट दिया, जो पार्टी उसको सपोर्ट करती थी हमने उसको वोट किया है। करप्शन को लेकर काफी हम चिंता जताते रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि केवल 3.1% 3.1% लोग हैं उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के वोटिंग की, जैसा कि ये सर्वे कह रहा है। और महंगाई, न जाने कितने दशक से हम महंगाई पर रोना रोते रहे हैं, महंगाई हमेशा अखबारों के सुर्खियां रही है, लेकिन ये जो डेटा कहता है कि केवल 4% लोग जो है वो महंगाई के नाम पर वोट करते हैं। तो वोटिंग किस पे होती है? ये सर्वे कहता है कि 14%, सबसे ज्यादा 14% जो लोग उन्होंने विकास के नाम पे वोट किया है। और ये अपने आप में बड़ा वो है कि नहीं, जो हम अब टेलीविजन पे देखते हैं, तमाम हम बहसें देखते हैं, तो वहां तो कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि देश में यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये डिफरेंस कैसे है, ये नैरेटिव डाइवर्जेंस या जो भी कह लें, ये कैसे पैदा हुआ?
एक्चुअली जब वोटिंग की बात होती है तो मेरा एक्चुअली मानना है कि जो बात इन सर्वेज से निकल के आती है उसका नैरेटिव बनाना भी थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वो किस इश्यूज पे वोट दे रहे हैं उसको सीधे सत्य मानना भी थोड़ा डेंजरस है। क्योंकि जैसे आप 2019 की बात करेंगे तब विकास की बात हो रही थी और जॉब्स की बात हो रही थी, कि रोजगार की बात हो रही थी। मतलब हम अभी आंकड़ों को ही देखकर पता है कि 2019 में जो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस बढ़ चुकी थी, और उसी टाइम पे बेरोजगारी इतनी बड़ी थी कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उस टाइम चल रही थी। फिर भी जिस सरकार के नीचे ही ये रूरल डिस्ट्रेस हुआ था और बेरोजगारी बढ़ी थी, उस सरकार को फिर से वोट दिया गया था। तो डायरेक्टली मानना कि अगर लोग कह रहे हैं कि वो विकास या रोजगार के नाम पे जॉब पे वोट दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इसको फेस वैल्यू पे लेना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि यही लोग ये लोग कहेंगे, इसको देख के हमें लगेगा कि कोई कास्ट के नाम पे वोट देता ही नहीं है। मगर दूसरे सर्वेज में ये भी एक बात आती है कि 45% लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका एमपी उनकी जाति का हो। तो जाति, धर्म, ये सब मायने रखती है। हालांकि लोग नहीं चाहते हैं कि वो सर्वे में डायरेक्टली ऐसे जी सर्वे में वो जॉब कहेंगे, महंगाई कहेंगे, विकास कहेंगे, और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो भी चलते हैं कि धर्म, जाति, किस पार्टी को बाहर रखना है, वो सब फैक्टर्स भी चलते हैं। तो मेरा ये थीसिस है कि हमारे वोटर बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। वो 5-10 चीजों को एक टाइम रेट करके, इसको ज्यादा मार्क्स, उसको कम मार्क्स, ऐसा वोट के वोट देते हैं, एक बात पे वोट नहीं देते हैं। जी, पॉलिटिकल बात की है आपने। आपका एक चैप्टर है जिसमें आप लिखते हैं हाउ इंडिया रियली वोट्स, और उसमें आप कहते हैं कि द इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट इन इंडिया इज ऑलमोस्ट अ फीमेल स्टोरी। कहने का मतलब यह है कि जितना वोटिंग बढ़ रहा है वो औरतों की ओर से बढ़ रहा है, यानी औरतें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए आगे आ रही हैं, इससे ऐसा हो रहा है। और ये जो ग्रोथ है वो पिछले 4-5-6 साल में ज्यादा आई है। तो ये एक जगह इशारा ये भी है कि क्या, जैसे महिलाओं के लिए कुछ वुमन फ्रेंडली जो स्कीमें आई, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, टॉयलेट बनाने वाली स्कीम थी, और भी कई थी, तो क्या महिलाएं, जनधन योजना है, तो क्या महिलाएं इस तरह के स्कीमों से प्रभावित होकर वोटिंग कर रही हैं? लेकिन वो अगर वोटिंग करेंगी तो एक पार्टी के लिए करेंगी, तो टर्नआउट के मामले में कैसे ये कोरिलेट हो रहा है, और ये वास्तव में कैसे? और दूसरा कि क्या ये डेटा ये उनके महिलाओं के सशक्तिकरण में, या कह सकें कि विमेन एम्पावरमेंट में कुछ मददगार साबित होगा? जी, ये बहुत ही अहम इशू है और इसके काफी साइड्स भी हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंक्रीज फीमेल टर्नआउट में हुआ है वो बस 4-5 सालों में नहीं, वो एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है। और फीमेल टर्नआउट में जो इंक्रीज है वो मेल टर्नआउट से ज्यादा है। और हम अभी इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि कुछ राज्यों में टोटल नंबर मेल वोटर से ज्यादा हो चुके हैं, साउथ के कुछ स्टेट में। तो मेरे लोगों से बात करने से मुझे 2-3 इसके रीजन हो सकते हैं। एक है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किए हैं कि विमेन वोट को लाया जाए, जो विमेन वोटर्स को रोल्स में डाला जाए, एनकरेज किया जाए, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे देश में वोट नहीं कर पाते हैं वो खासकर ये लोग होते हैं जो पलायन करके काम पे दूसरी जगह गए हुए हैं, और ये खासकर की मेल्स होते हैं, जो यंग मेन होते हैं। तो वो जो पलायन करके वोट मिस हो जाता है वो महिलाओं में कम होता है, वो घर में होती है। हाँ, ये है माइग्रेंट वर्कर्स को लेके इस तरह चुनाव आयोग भी अपनी चिंताएं जता चुका है। जी बिल्कुल। मगर जब जो आपने बात कही है कि महिला सशक्तिकरण की, और वो क्यों ज्यादा करके आ रही हैं और किस स्कीम्स के लिए, अभी तक ये रिसर्च में नहीं आया है कि विमेन इन पर्टिकुलर किसी स्कीम के लिए वोट करते हैं। और जो विमेन वोट्स हैं वो यूजुअली मेल वोट से मिलती है।
कुछ स्टेट्स में जो विमेन लीडर्स हैं, वो एक बात हम डेफिनेटली देखते हैं कि विमेन वोटर्स विमेन लीडर्स को काफी प्रेफर करते हैं। अगर हम ममता बनर्जी पार्टी देखें या पहले जयललिता की पार्टी थी, और कुछ मेल लीडर्स भी हैं। क्या ये एक वजह है कि कई, जैसे ममता बनर्जी ने, नवीन पटनायक ने, कई लोगों ने ये कहा कि हम इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, तो क्या इस डेटा का भी उसमें कुछ योगदान है जब इतने बड़े पॉलिटिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं? कौन सा इशू किसको कॉज कर रहा है ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि 2019 से पहले भी, 2019 से पहले भी इन दो लीडर्स को महिलाएं ज्यादा वोट देती थी। वो पहले भी पटनायक और ममता बनर्जी को ज्यादा प्रेफर करती थी। तो शायद हो सकता है कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को सोच करके इन्होंने ऐसे पॉलिसीज अनाउंस किए हैं। मगर जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उसमें थोड़ा एक पजल रह चुका है कि जब पॉलिटिकल साइड पे इतनी एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो चुकी है, वो इकोनॉमिक साइड पे, आर्थिक साइड पे नहीं हो चुकी है। जो हम देखते हैं कि लेबर फोर्स में जॉब्स में आना महिलाओं में बहुत कम है। दुनिया के देशों में इंडिया एक देश है जिसमें सबसे कम महिलाएं पेड वर्कफोर्स में है, और ये आंकड़ा और भी कम होता जा रहा है। तो एक साइड से अगर पॉलिटिकल सशक्तिकरण हो रही है, तो आर्थिक सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा एक सवाल यह है। बिल्कुल, हम महिलाओं की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां बहुत ही बारीक और बहुत ही महीन दृष्टिकोण आपने अपनाया है, और वहां जाकर के आपने ये देखने की कोशिश की है कि हमारे समाज में कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके कैसे सब कुछ चल रहा है। आपने एक चैप्टर है आपका, व्हाट इंडिया थिंक्स, फील्स एंड बिलीव्स। इसमें आप लिखती हैं, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि लव मैरिज 2% ही लव मैरिज होते हैं। इसमें आप कह रही हैं कि 85% लोगों ने एक सर्वे में कहा कि दो धर्मों के बीच में शादियां नहीं होनी चाहिए, और 67% महिलाएं हैं, 65% उसमें पुरुष हैं, और वो इसके इंटर रिलीजियस मैरिजेस के खिलाफ हैं। इसमें 80% मुस्लिम महिलाएं हैं, 67% मुस्लिम पुरुष हैं, और इसी तरह 67% महिलाएं हिंदू हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि दूसरे धर्म में वैवाहिक संबंध हो। ये एक आंकड़ा है जो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से थोड़ा सा, कई तरह के नॉर्म्स हैं हमारे सोशल और पॉलिटिकल जो वो हैं, उसको उससे बड़ा ही वो कर रहा है, कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है कहूंगा, लेकिन इसे लेकर आप कैसे देख रहे हैं, और ये डेटा कितना रिलायबल है? क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो थोड़े बहुत मुझे रियलिस्टिक लग रहे हैं कि हाँ, जैसे बहुत रेडिकल, बहुत ड्रास्टिक डाइवर्जन नहीं है इनका रियलिटी से। तो आपको कैसा लग रहा है? जी, अगर ये बस बिलीव्स की बात होती तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं। ये प्यू रिसर्च सेंटर की का सर्वे है, उसमें ये बात है। हालांकि जो भी बिलीव्स को लेके सर्वेज हुए हैं, लोकनीति ने एक सर्वे की, सेम ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि मेजॉरिटी हमारे देश में किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हो, वो चाहते हैं कि दो लोगों के, दो दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोगों के बीच में शादी ना हो। ये हर एक सर्वे में आता है। मगर बात बस कहने की नहीं है, बात करने की भी है कि जो हमारे देश में परसेंटेज है इंटरकास्ट मैरिज का, वो भी 5% के ऊपर कभी नहीं गया है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, उसमें भी 5% थी। हमारी जो जनरेशन है, उसमें भी 5% से कम है। तो अगर लोगों का नजरिया डिफरेंट होता है, तो ये नंबर बदल चुकी होती है, अभी तक मगर ये नहीं हो चुका है। और ये मुझे लगता है इस नंबर को सभी लोगों को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि 85 साल हो गए हैं अम्बेडकर को कहते कि जातिवाद को तोड़ने का एक बड़ा जरिया अंतरजातीय विवाह है। इसके बाद भी अगर युवक 20s के एज के युवक भी कहते हैं कि अंतर जातीय या धार्मिक विवाह न हो, उनको नहीं करनी है, बाकी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये आपने बड़े मतलब इसको हाईलाइट किया है कि हम एक मान के चलते हैं जी कि जो नए हैं लोग या युवा हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, लेकिन यहाँ है कि 20% युवा क्लियरली कह रहे हैं कि नहीं जी, मतलब 80% लोग चाहते हैं कि वो अपनी जाति में शादी करें। जी, इन धारणाओं में बदल नहीं हो चुकी है, और ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के सामने एक सवाल है कि जब थोड़ी ग्रोथ हो चुकी है, एजुकेशन बढ़ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा हो चुका है, क्यों ये माइंडसेट क्यों नहीं बदली है? और हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि आप लिख रही हैं कि करीब 4% गरीब हैं वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, लेकिन जो अमीर हैं उनकी तादाद इनसे भी कम है।
जी, तो मुझे अमीरों में जाति को लेके ज्यादा विभेद है बजाय गरीबों के, ये कैसे हो सकता है? और मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिखा रहा है, सोशल माइंडसेट दिखा रहा है। जी, इस पे वैसे रिसर्च नहीं हुई है, मगर जो मैं समझ सकती हूँ कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी ना होने के पीछे ये एक धारणा होती है कि जो प्योरिटी है, जो कास्ट प्योरिटी है, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। और ये धारणाएं जो अपर कास्ट है और जो अमीर है उनमें सबसे ज्यादा होती है। जो हम छुआछूत भी देखें, किताब में मैंने छुआछूत के बारे में भी बात की है। छुआछूत प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा अपर कास्ट में होती है। तो इस एक्चुअली ये चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे समाज में हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड और आंकड़े आपने दिए। आपने जहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात की कि भारत में क्या लोग खाते हैं, कैसे खाते हैं, वहां आप कह रही हैं कि जो सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो SC ST हैं, उसके बाद OBC हैं, और सबसे कम जो है, जो अपर कास्ट जो खुद को सवर्ण कहते हैं, वो उनकी तादाद बहुत कम है जो वो करते हैं। और आपने इसको बहुत ही बारीकी से पूरे स्टेट वाइज आपने देखा है। केवल गुजरात, राजस्थान और हरियाणा को छोड़ दें जहाँ 50% लोग वेजिटेरियन है, बाकी सारे स्टेट और नॉर्थ ईस्ट तो आपने दिखाया 90%, 95%, 99% तक नॉन वेज है। तो ये जो कास्ट फैक्टर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वास्तव में, क्योंकि ये जो डेटा आ रहे हैं इस तरह का डेटा आमतौर पे आता नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है कि कैसे हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी हमारे कास्ट से और उससे जुड़ी हुई है। हो सकता है कि हमारे समाज में पहले से हो, सबको पता हो, लेकिन ऑफिशियली ये डेटा किसी ने सर्वे किया और लोग बाहर लेकर आए, तो ये भी किसी न किसी तरह के, मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड को दिखाते हैं और इसको भी लेके कहीं ना कहीं अवेयरनेस होगी। और ये एक्चुअली जो डेटा है ये सरकार ने कलेक्ट किया है, क्योंकि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। और हर एक राउंड में ये बात आती है कि जो वेजिटेरियनिज्म है वो सबसे ज्यादा अपर कास्ट में है। तो जब ब्रॉड चीजें कही जाती है, कि जैसे मुझे याद है कि केरला के असेंबली इलेक्शन में जब श्रीधरन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो मेट्रो बनाया था, उन्होंने कहा था कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडे भी नहीं खाता हूँ, और मुझे नहीं अच्छा लगे कि और कोई खाए। और वो केरला में कंटेस्ट कर रहे थे जहाँ वेजिटेरियन 1 या 2% है। फिर भी ये जो नैरेटिव है हमारे देश में, अपर कास्ट इतना डोमिनेट करते हैं डिबेट को, कि वेजिटेरियनिज्म की इतनी बात होती है। हालांकि एक्चुअली ये एक माइनॉरिटी बिलीफ है, ये अपर कास्ट की माइनॉरिटी बिलीफ है वेजिटेरियन। खैर, शादी विवाह की बात आई थी थोड़ी देर पहले। एक करंट इश्यू है, कल सरकार ने एक बिल लोकसभा में पेश किया जिसमें शादी की जो उम्र है, न्यूनतम उम्र है लड़कियों की, वो 18 साल से बढ़ा के 21 साल करने की बात कही गई है। और इस पे काफी चर्चा होती रही, और आपने भी इस सर्वे में कई ऐसे आंकड़े दिए हैं जहां कितने % लड़कियां शादी करना चाहती हैं, कब करना चाहती हैं, सारी चीजें हैं। तो ये अभी इस बिल को आप देख रही है कुछ इस तरह का, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है कि इस डेटा पे कितना काम हो रहा था पहले और कैसे हो रहा था और क्या सरकार का, क्योंकि बहुत ही डिबेटेबल इशू है। बहुत से लोग इस पे अभी तरह तरह की बातें कर रही है, इसमें धर्मों को भी खींच लिया गया है और तमाम तरह की चीजें हैं। इसे कैसे देखती हैं आप, ये जो एज लिमिट बढ़ाने की बात है? जी, इस पे मेरी एक राय नहीं है, क्योंकि मैं दोनों साइड देख सकती हूँ। एक बात तो ये है कि हमारे देश में जो भी प्रोग्रेसिव मूव्स हुए हैं, जैसे कि फैमिली साइज कम होना या लड़कियों की थोड़ी लेट शादी होना, वो एक्चुअली काफी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जब एक राज्य डेवलप हो जाता है और एजुकेशन इम्प्रूव होता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसेस हो जाती हैं। फिर भी मैं नहीं मानती हूँ कि ये एक गलत बात है, क्योंकि जैसे 18 साल की एज होने से हाई स्कूल में जाना अब लड़कियों के लिए नॉर्मल हो गया है, कि हाई स्कूल तो खत्म ही करना है। शायद ये हो सकता है कि 21 साल की उम्र रख के कॉलेज खत्म करना एक नॉर्म हो जाए, और नॉर्म बिल्डिंग भी लॉज के जरिए हो सकता है। तो मैं नहीं कह सकती कि ये नेसेसरली एक गलत चीज है, मगर हमारे देश में पिछले 1-2 साल में जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, उनका उपयोग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के लिए काफी हो रहा है। तो लॉ हालांकि हो सकता है कि महिलाओं के लिए ठीक हो, इसका अगर उपयोग खास करके अंतरजातीय रिलेशनशिप्स के पीछे पड़ना और उनको अरेस्ट करना, अगर इसका उपयोग इसके लिए हो जाए तो वो एक बहुत डेंजरस चीज होगी। और एक पॉलिटिकल और आपने डिस्कोर्स उठाया अपनी किताब में डेटा को लेके, लेकिन उसमें बहुत कम बातें हैं, लेकिन उससे कई बातें उभरती हैं जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, मेरे भी दिमाग में, और कई लोगों ने
इस पर पहले भी लिखा है चीजें। भारत में जो डेटा का लोकतांत्रिकरण की मांग होती रही कि जो डेटा है उस पर किसका कब्जा है। जैसे पहले कहते थे इन्फॉर्मेशन इज पावर, अब है कि डेटा इज पावर, जिसके पास आंकड़े हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है और वो खेल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अभी पॉलिटिकल सीन देखें तो पीके हैं प्रशांत किशोर, उनकी डिमांड पिछले 5-7 साल में खूब बढ़ी है और कोई पॉलिटिकल पार्टी, अभी तो कहा जाता है कि जिसके साथ वो जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो जो जीत रही होती है उसी के साथ जाते हैं। तो उनके पास एक कंपनी है, डेटा है। कुछ आरोप है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां वही डेटा का इस्तेमाल कर पाती है, यानी जो डेटा है वो उसको या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं छोटे दल, या वो अवेलेबल नहीं है, बहुत उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप कैसे देखती हैं कि भारत में जो डेटा है उसको पॉलिटिकली उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है और उसका क्या बड़ी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं? जी बिल्कुल, और हालांकि मैं नहीं मानती हूँ कि इलेक्शंस डेटा के बेसिस पे जीते जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन हमारे देश में वोटर्स आइडियाज के बेसिस पे अभी भी वोट देते हैं, काफी आइडियोलॉजी। लेकिन आइडियाज को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है उस डेटा के बेसिस पर ना। अगर डेटा हमारे पास हो तो हम नए आइडियाज लाके उसको, और जैसे आपने बताया भी है कि कैसे पैसे के दम पे आप मीडिया में भी डिस्कोर्स और मीडिया में भी बहसें शुरू करा देते हैं, स्लॉट खरीद लेते हैं, टाइम पे एक समय पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहस होती रहती है। तो वो डेटा है उसको वो किस तरह से उसको एसोसिएट करेंगी आप? जो डेटा है वो वोटर्स को समझने और अपने कैडर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजफुल होता है। मैं ये तो बात मानती हूँ। और मैं ये भी बात मानती हूँ कि छोटे पार्टीज को कुछ सालों से ये एक गैप बढ़ चुका है। मैं रिसेंटली एक पैनल पे बात कर रही थी जिसपे डी रवि कुमार एमपी, जो विलुपुरम तमिलनाडु एमपी है के, वो भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि उनके जैसे पार्टीज के लिए ये डेटा और ये रिसोर्सेस मुश्किल हो चुकी हैं। तो कई सालों से एक बात चल रही है कि पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की, जैसे जो इलेक्शन का जो भी कैंपेनिंग हो उसका उसके पब्लिक फंड्स हो, ताकि कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कम हो जाए और बेनामी खर्चा कम हो जाए, ये एक बात हो रही है। तो कॉर्पोरेट पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में इसके बारे में भी सोचा जा सका है। हालांकि मैं अभी भी नहीं मानती कि इस के बेसिस पे इलेक्शन जीता जा सकता है। बस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सिस्टमैटिक हो रहा है। ओके। एक चैप्टर आपने बड़ा प्रोमिनेंटली उसको लिखा है, हाउ मच मनी डू इंडिया मेक, और उसमें आपने कई आंकड़े जो सरकार के भी हैं, आईएचटी के हैं और दूसरे स्रोतों से कहे हैं, और खास करके पर कैपिटा इनकम पे भी भारत सरकार की या इकोनॉमिक सर्वे आता रहता है, उसमें से डेटा लिए, जिसमें आप कह रहे हैं कि 2011-12 में देश की औसत सालाना इनकम है 1.13 लाख थी और 20% लोग जो गरीब थे। एक अभी हाल में रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स करके, उन्होंने उसमें कहा कि जी जो 1% लोग हैं वो करीब पूरे देश की 22% नेशनल इनकम है उस पर उनका कब्जा है, और केवल 13% संपत्ति पे जो है 50% से ज्यादा लोग जो है उसको उपभोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग इंडेक्स पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कैसे लिखते हैं, वहां बैठ के अमेरिका में बैठ के यहाँ के बारे में कह देते हैं। और कई इकोनॉमिस्ट ने कहा जी कि देखो कुछ और पैरामीटर्स है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें तो हम फला देशों से आगे हैं। तो ये जो गैप है, एक तरफ हमारे सरकारी डेटा है जिसको आपने मेंशन किया है, एक तरफ ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स है। तो इनकम को लेके आप क्या देखती हैं कि डेटा क्राइसिस है क्या, या बहुत सटीक आंकड़े आ रहे हैं? ये बहुत अहम इशू है। अगर ये एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अलग से बस एक बात बता रही होती तो हम पूछ सकते थे कि अलग इंडेक्सेस को देखना चाहिए या क्या करना चाहिए, मगर जो भी हमारे देश में कंजम्पशन और इनकम का डेटा है वो सभी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। टॉप 5% नहीं, मैं कहूंगी टॉप 0.01% में बहुत इनकम कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, और बाकी जो पूरा देश है वो लार्जली पुअर माना जा सकता है। जो मिडिल क्लास हम समझते हैं वो वैसे है ही नहीं। हम लोग ही अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं, मगर हम लोग सब टॉप 0.01% में होंगे। तो वर्ल्ड जो इनइक्वालिटी का कैलकुलेशन है उसमें कुछ कमियां हैं, इंडिया के कैलकुलेशन में नहीं, मगर दूसरे देशों के कैलकुलेशन में कुछ कमियां हैं। मगर मैं कहूंगी कि उसको भी अगर हम छोड़े, हमारे देश के डेटा को भी देखें तो वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे इंडाइसेस टोटली अनसाइंटिफिक है और प्रमाणिक नहीं है।
जी बिल्कुल, उनको मानना ही अच्छा वेस्ट ऑफ टाइम है, ये मैं कह अच्छा सकती हूँ। अच्छा। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम्म जो कंजम्पशन का डेटा है वो कितना इन बातों को दिखाता है, हमारा हम्म ऑफिशियल डेटा, इसका हम्म ये एग्जांपल है कि जो सबसे रीसेंट डेटा है हम्म 2017-18 का, हम्म उसको गवर्नमेंट ने रिलीज ही नहीं किया है, हम्म हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरह रेडी हो चुकी है। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने देखा है, रिपोर्ट करेक्ट है, कंप्लीटेड है। सरकार ने कहा है कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम नहीं रिलीज करेंगे। तो अगर ये नंबर नहीं दिखा रहे होते कि इतना इनइक्वालिटी बढ़ा है, तो क्यों सरकार इन नंबर्स को जी रिलीज बिल्कुल, नहीं कर रही है? ये है। कोविड को लेके भी आपने चर्चा छेड़ी, और इस वक्त आपको पता है ओमिक्रॉन को लेके पूरी दुनिया में कितना कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। अब यहाँ डेटा के बारे में है सवाल कि क्या हमारे पास इतना डेटा था या इतना है कि हम कोविड को लेके कोई प्रिडिक्शन कर पाए, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। उस वक्त भी थी 2 साल पहले जब कोविड आया, तो हमें नहीं पता था कि कैसे फैलता है। कभी कहा गया जी, मतलब कितना सैनिटाइजर बिकवा दिया गया कि जी आप हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, फिर बाद में पता चला कि नहीं आप मास्क लगाइए। तो हर लेवल पे अनसर्टेनिटी थी। तो क्या हम हमारे पास अब इतना अवेलेबल है डेटा कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कोई भी चीज, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर भी हम सही आंकड़ा नहीं लगा पा रहे। एक हमारे यहाँ आता है कि जी नहीं वो बहुत खतरनाक नहीं है, तभी एक देश से आता है जी कि वहां एक डेथ हुई और वहां पर लॉकडाउन लगा दिया। तो अभी इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है और हमारे पास कितना डेटा है कोविड को लेके? तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेके जो एस्टैब्लिश साइंस है वो अभी भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये अभी नई बात है। मगर जो भी एविडेंस आ चुका है सामने, उसको ऑनेस्टली देखकर कुछ असेसमेंट्स करना अभी तक हमारे देश में उसकी प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है। जो ये एक सुपर मॉडल बनाना एक ऑफिशियल एजेंसी है, उनको कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्योंकि उसी सुपर मॉडल बनाने वाले एजेंसी ने कहा था कि सेकेंड वेव नहीं होगा, उसमें ज्यादा डेथ्स नहीं होंगे। वो ये अब कह रहे हैं कि और एक वेव होगा और उसमें भी ज्यादा डेथ्स नहीं होंगे। मॉडल्स बनाना और गलत हो जाना हो सकता है, मगर उसके पीछे जो अजम्पशंस है उसको ऑनेस्टली पब्लिक में सामने रखना, क्लियरली कहना कि हमने ये डेटा देखा है और इसकी वजह से हम ये प्रेडिक्शंस बना रहे हैं, इतनी ऑनेस्टी अभी भी नहीं हुई है हमारे देश में। तो यूके में अगर आप देखें, यूके में भी सेम एविडेंस है उनके सामने, ये सेम है। फर्क बस इतना है कि जो वैक्सीनेशन रेट्स है वहाँ कुछ अलग है, और दूसरा है कि कितनी ऑलरेडी इन्फेक्शन फैल चुकी है, पास्ट इन्फेक्शन रेट्स वहाँ कुछ अलग है। मगर उस सब डेटा को ऑनेस्टली सामने सामने रख के कहना कि ये हो सकता है, इसके इतने चांसेस है, नहीं तो ये वो जो बात हो रही है और उनकी ऑफिशियल एजेंसीज कर रहे हैं, क्लियर साइंटिफिक सिस्टम अभी तक हमारे देश में नहीं हो रहा है। वो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है कि ये वेव प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और डेटा को ऑनेस्टली सामने रखना है, वो अभी भी हमारे देश में नहीं हो रहा है, और उसकी मांग भी नहीं हम लोगों ने नहीं बनाई है कि हम डिमांड करें कि आप क्लियरली अपना साइंस आगे रखें। अच्छा, इस किताब में मैं देख रहा हूँ कि डेटा 2 तरह के हैं, तो 3 तरह के। एक तो हमारे देश में जो सरकारी एजेंसियों ने जारी किए, एक है जो आपने अपनी मेहनत से जुटाए हैं, अपनी शोध से और अपने तमाम तरह की स्टडीज से जुटाई हैं। तीसरे तरह का जो विदेश से है, जैसे आपने बताया एग्जाम्पल दिया प्यू का, और दूसरे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और उधर के जो डेटा हैं खास करके हमारे इंटरकास्ट कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के और हमारे रिलीजन्स को लेके और तमाम तरह के कन्फ्लिक्ट्स को लेकर, तो वो बड़े स्पार्किंग है। उसको यहाँ पे लोग हो सकता है कि एक्सेप्ट न करें, और कई लोग ये उंगली उठाते रहे कि वो डेटा उसकी वैलिडिटी क्या है, सैंपल आपकी सैंपल साइज क्या है, आपने कहाँ से लिया। तो ये एक तरह का जो रिलायबिलिटी का जो एक चैलेंज है, इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि एक तरफ जब डेटा को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो वो डेटा कलेक्शन और उसका जो कंट्रोल है उसे लेकर भी क्या कोई पैरामीटर्स होगा, या कैसे देखती हैं कि इसकी रिलायबिलिटी को आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, इसके एस्टेब्लिश पैरामीटर्स है, और मैं समझती हूँ कि ये सर्वे कहाँ से आया है उसको लेके जज नहीं करना चाहिए। सर्वे ढंग से किया गया है, मेथोडोलॉजी अच्छी है, उसको देख जज करना चाहिए। और ये जो रिसेंटली एक हैबिट हो गई है कि कुछ भी फॉरेन अगर इंटरनेशनल एजेंसी अगर उंगली उठाए तो हम सीधे कहें कि ये इंटरनेशनल है, ये देश को बदनाम कर रही है, ये एक बहुत बुरी हैबिट है जो हम लोगों को 70s में पीछे छोड़ देना चाहिए। अभी भी ऐसी बातें चल रही हैं, तो
प्यू जैसे एजेंसीज हैं वो अपना पूरा मेथोडोलॉजी सैंपल से सब कुछ आगे रखते हैं। जितना हम लोग इन एजेंसीज को क्वेश्चन करते हैं उतना हम लोग उन ओपिनियन पोल्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं जो अपना नंबर्स टीवी पे दिखाते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है। भी सैंपल से किसने कमीशन किया है, पार्टी ने कमीशन किया है या चैनल ने कमीशन किया है, वो भी नहीं वो रखते हैं सामने। तो क्वेश्चंस देश को देख के नहीं रखनी चाहिए, क्वेश्चंस यूनिवर्सली पूछनी चाहिए कि जो आपका मेथोडोलॉजी है वो आप सामने रखें, उसको देखकर आप इवैल्यूएट करें कि ये इज इट वर्थ यूजिंग ऑन। ठीक है, आपने भी किताब में ये जिक्र किया है जो हमारे ओपिनियन पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं या पोस्ट पोलिंग जो एनालिसिस है, उस पर आपने सवाल उठाए हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है और किस तरह का होता है। आपको क्या लग रहा है इस लेवल पे किस तरह के डेटा हमें चाहिए, किस तरह काम करने की जरूरत है? तो हमारे देश में कुछ एजेंसीज हैं जो अपना पूरा मेथोडोलॉजी सामने रखते हैं, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट। मैं समझती हूँ हम जर्नलिस्ट को उन्हीं एजेंसीज की रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो एक 20 ओपिनियन पोल हर इलेक्शन के पहले आ जाते हैं, जिसमें से अगर 19 ने अपना मेथोडोलॉजी आगे नहीं रखा है तो उन 19 को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। हम लोग को भी मीडिया भी चाहती है कि उनका स्क्रीन भर जाए और वो पोल ऑफ पोल्स करे जिसमें पोल हो जाए। तो हम लोगों को एक स्टैंडर्ड लगाना चाहिए कि और ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आपने लास्ट इलेक्शन करेक्टली प्रेडिक्ट किया था या नहीं, वो तो तुक्केबाजी भी हो सकती है। बात ये होनी चाहिए कि आप साइंटिफिक हो, आप ट्रांसपेरेंट हो या नहीं तो उस पे हम लोगों को एक बार लगाना चाहिए और उसके नीचे जो आए उनको बिल्कुल रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए उन पोल्स। रुक्मिणी, एक चीज मैंने देखा कि आपकी जो डेटा स्टडीज है इसको लेके दूसरे देशों में भी आपने सोशल मीडिया, साउंड क्लाउड, तमाम जगहों पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह रखी हैं और शेयर करती रहती हैं, तो आपका जुड़ाव कई देशों से भी रहा है और आप देश में भी काफी जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं। क्या भारत सरकार ने या किसी सरकारी एजेंसी ने आपसे इस बारे में कोई मदद मांगी कि हम अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकें ताकि हमारे जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं या नई पॉलिसीज हैं उसपे हम कुछ पॉजिटिव उसका उपयोग कर सकें? इतने इम्पोर्टेंट लेवल पे तो नहीं, मगर कुछ एजेंसीज हैं उन्होंने डेटा शेयरिंग के बारे में बात की है कि हम भी चाहते हैं कि और लोग हमारा डेटा यूज करें, क्या मुश्किलें होती है, कैसे इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। मगर मैं अपने आप को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूंगी कि उन्होंने चाहा है कि वो अपने पॉलिसीज को मेरे फीडबैक के मुताबिक बेहतर बनाए। एनीवे, बट ये तो होना ही चाहिए कि जो अभी स्टेब्लिश्ड हैं डेटा मैकेनिज्म या जो डेटा हमारे पास अपने सोर्सेस से अवेलेबल है उन्हीं पर अगर काम हो बेहतर से तो हो सकता है बहुत कुछ कर सकते हैं। और रुक्मिणी, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारा पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हमारी रीच है, हमारे दर्शक जो हैं वो लल्लन टॉप के वो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उन्हें काफी जानकारी मिली होगी कि डेटा जिसे हम बहुत आसानी से सुन के निकाल देते हैं वो कितनी बड़ी चीज है और वो न केवल हमारे डेवलपमेंट में बल्कि हमारे देश के सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कितना दखल रखता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप हमारे शो में आए और आपने बहुत ही डिटेल में बातचीत की, न केवल किताब के बारे में बल्कि इससे जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी।